नेक्स्ट वी कम ऑन टू नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में क्या आ जाएंगे? नाइट्रोजनस है, जैसे कि भाई प्रोटीन का तो अटमोस्ट कंटेंट ही नाइट्रोजन है, तो भाई CONH पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें, तो नाइट्रोजनस कंटेंट तो है। लेकिन अब ऐसे भी कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन मॉइटी के होते हैं, जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अमोनियम साल्ट्स। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, अमोनियम साल्ट्स हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि होते नाइट्रोजनस हैं पर नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? मटेरियल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर द यूज थ्रू आउट द बॉडी। कौन कौन से मटेरियल्स है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होंगे? भाई डाइजेशन में ये चीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड्स पढ़ रखा है आपने, ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स फैट डाइजेशन के अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं, ओरिजिन के हैं। दीज आर ऑल्सो कंटेंट ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, जिनको कि हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ तरह की रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में रहती हैं। कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो है ये डिसॉल्व्ड स्टेज में रहा करती हैं। तो ऑक्सीजन इज मोस्टली बाउंड टू हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसीज। अब आरबीसी जो है प्लाज्मा के फॉर्म्ड एलिमेंट्स में चली गई। याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी के अंदर रहता है, और आरबीसी जो है जब प्लाज्मा से हटी तो वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में चली गई। चली गई कि नहीं चली गई? तो यहां पर डिसॉल्व्ड स्टेज में जो ऑक्सीजन है यहां पर उसकी बात हो रही है। तो आप इसका कंसंट्रेशन 20 ml पर डेसीलीटर वाला मत समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड वाया डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट, हां ये रहेगी। ठीक है, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड एज बाइकार्बोनेट्स और एज कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। कुछ अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहती है, वो तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में चली गई। लेकिन भाई बेसिकली जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वो इसी वजह से तो होता है कि अंदर जो आरबीसी के बाइकार्बोनेट में चेंज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो प्लाज्मा में चली गई है कि नहीं? तो वो मेन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी। ऑक्सीजन तो बाइंड रहता है हीमोग्लोबिन से, तो डिसॉल्व्ड स्टेज में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इसमें रह जाएगा, दैट्स इट। फिर कुछ हार्मोन्स जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, सारे हार्मोन्स। स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स आर कैरीड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगेन प्लाज्मा प्रोटीन याद करिए, कौन सा प्रोटीन है? अल्फा बीटा। दे आर कैरियर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ हार्मोन्स। ठीक, तो ये हमारे बेसिकली कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखिए, फिर अगेन बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स, अगेन दिस इज अ क्रैश कोर्स, है ना क्रैश कोर्स ये। तो अब क्रैश कोर्स है तो इसका क्या मतलब है कि हम आपको एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा है, उनका इल्यूस्ट्रेशन कैसा है, उनका नॉर्मल काउंट कितना है ब्लड के अंदर, डेवलपमेंट कितने दिन का होता है, लाइफ स्पैन कितनी होती है और फंक्शन क्या होता है, उसका एक जबरदस्त चार्ट एनसीईआरटी बेस्ड चार्ट है। इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया है जो कि एनसीईआरटी में न दिया हो, और एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ये चार्ट है। ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसा चार्ट बहुत ही कम किताबों में देखने को आपको मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे इस लेक्चर में जो आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो समझाने का तरीका है बेटा वही मेन है। आइए देखते हैं समरी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, जो प्लाज्मा था उसको अलग से पढ़ लिया, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या थे। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स, सही बात है, बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। दुनिया भर को पता है कि बाइकॉन्केव इनका शेप होता है, स्फेरिकल एंड बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक है, ये बना हुआ इनका इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से। सारे एलिमेंट्स लैक करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी
एंजाइम है उसकी एक्टिविटी रहती है। ठीक, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बाइकॉन्केव होंगी, ए न्यूक्लिएट होंगी, न्यूक्लियस एब्सेंट है, डिवाइड नहीं करती है, डिस्क शेप है, सैल्मन कलर्ड होंगी, डायमीटर 7 माइक्रोन का इनका डायमीटर होगा। इससे ज्यादा चीजें न दी हुई हैं ना आपको जाननी है। ठीक है, बाइकॉन्केव है, ए न्यूक्लिएट है, डिस्क लाइक है, सैल्मन कलर्ड है, डायमीटर 7 से 8 माइक्रोन का होता है। बहुत ज्यादा जानना है तो आप ये जान लीजिए कि जो इनके पिकर्सल सेल्स होती हैं वो इनसे बड़ी होती हैं। मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है, जो कि अगेन कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि पेराइटल सेल्स रिलीज करती हैं उनकी हेल्प से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाया करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो बस इरेथ्रोपोइसिस के बारे में आप इतना जानिए कि रेटिकुलोसाइट्स बड़ी होंगी, इरेथ्रोसाइट्स छोटी होती हैं, यानी मैच्योर आरबीसी छोटी होगी, इमैच्योर आरबीसी बड़ी होगी, बड़ी मेगा। इसी वजह से विटामिन B12 की जो कमी होती है इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया यानी कि बड़े साइज के अनीमिया आ जाते हैं, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या है नॉर्मल रेंज इनकी, 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, 1 डेसीलीटर 100 ml ब्लड में। ठीक है, 4 से 6 मिलियन ये इनका नॉर्मल काउंट है। इसके बाद ड्यूरेशन और डेवलपमेंट, 15 दिन में डेवलप होती है, लाइफ स्पैन इनकी 120 दिन की होती है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, दुनिया भर को पता है। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी का यही मेन फंक्शन है, इसीलिए इसको नेचर ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इनको। व्हाइट ब्लड सेल्स की टीएलसी डीएलसी की जाती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये एक डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें आरबीसी को हम ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में डिवाइड कर देते हैं। दुनिया को पता है कि क्यों डिवाइड करते हैं। अगर साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है तो ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलर है तो ए ग्रैन्युलोसाइट कहेंगे। ग्रैन्युलोसाइट में 3 तरह की सेल्स आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है न्यूट्रोफिल, शेप देख लीजिए न्यूक्लियस का, 1 2 3 लोब्स हैं इसमें, देखने को मिल रहा है आपको। मल्टीनोब न्यूक्लियस है जैसा कि देखने को मिल रहा है। इन कॉन्सिपिक्वस साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स बहुत ही महीन बिल्कुल नहीं दिखते, तो इसी वजह से तो ये ग्रैन्युलोसाइट है। हालांकि इनमें जो ग्रैन्युलर पोर्शन है वो इन कॉन्सिपिक्वस है, बहुत ही महीन। ठीक, डायमीटर इनका 10 से 12 माइक्रोन का होता है। ठीक है, सेल्स ये 100 ml ब्लड में कितनी होती हैं, 3000 से 7000। 100 ml ब्लड में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है ना, ये 3 से 7000 होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट अबाउट 14 दिन, 2 हफ्ते में डेवलप होती हैं। लाइफ स्पैन इनका लगभग 6 घंटे से लेकर के कुछ दिनों का, 1 से 2 दिन का होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इट फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया, फैगोसाइटाइज कर लेती है। कोई भी फॉरेन एलिमेंट जब अंदर से इन्वेड करता है बाहर से बॉडी के अंदर, तो जो ये लाइन ऑफ डिफेंस है ये जाकर के वहां पर फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देती है इन फॉरेन एलिमेंट्स का। ठीक, फैगोसाइटोसिस। सेकंड कौन सा, इओसिनोफिल्स। देखिए इसके 2 लोब्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस में, इसी वजह से इसको कह दिया गया बाइलोब्ड न्यूक्लियस। रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। इओसिनोफिल इओसिन डाई से एक्चुअली स्टेन होता है। एसिडोफिल्स भी इसीलिए कहते हैं इनको। ठीक है, तो इनके रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको। इनका डायमीटर 10 से 14 म्यूएम का होता है, लगभग सेम डायमीटर के हैं दोनों। 100 से 400 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड ये देखने को आपको मिलेंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इनका भी जो डेवलपमेंट है लगभग 2 हफ्ते में होता है। लगभग 5 दिन का इनका अपना लाइफ स्पैन होता है, 5 दिन तक ये जिंदा रह सकती हैं। इट किल्स द पैरासिटिक वर्म्स, कंप्लेक्स रोल एलर्जी एंड एस्थमा। एस्थमा और एलर्जी में इनका कंप्लेक्स रोल है। एलर्जिक मीडिएशंस करती हैं, आपको पता है एलर्जिक मीडिएशंस करती हैं, ये हिस्टामाइंस रिलीज करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एस्थमा में भी इनका रोल है, बढ़ जाता है इनका। किल्स पैरासिटिक वर्म, बेसिकली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह के ऐसे पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस जो होते हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द मोनोसाइट। तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस में भी इनकी मात्रा बढ़ जाया करेगी। या अगर कोई एलर्जी हो गई, हे फीवर हो गया, यानी कि कोई सीजनल एलर्जी हो गई, पॉलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तो उस केसेस में भी इनका, ड्रग एलर्जी है तो उस केसेस में भी इओसिनोफिलिया हो जाती है।
ईओसिनोफिलिया का मतलब रनी नोज हो जाएगी, रेडनेस ऑफ द आई है, रनिंग आई है, ठीक है, रेडनेस ऑफ द फेस है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में। ईओसिनोफिलिया यानी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ईओसिनोफिल्स, 100 से 400 पर क्यूबिक एमएम का इनका नॉर्मल कंसंट्रेशन दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं बेसोफिल्स, जो कि बेसिक डाइट जैसे कि मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होती हैं। इनमें भी आपको दो तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो बाइलोब न्यूक्लियस है, इनके लार्ज पर्पलिश ब्लैक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है, इनका भी डायमीटर लगभग 10 से 14 माइक्रोन का होता है, ठीक। और ये लगभग 20 से 50 सेल्स होती हैं 100 ml ब्लड में, ठीक। ये तो साहब ये हो गया आपका। इसके बाद इनका देख लीजिए डेवलपमेंट, 1 हफ्ते लगता है इनके डेवलपमेंट में, और फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन ये बेसोफिल्स ब्लड में रह सकती हैं, ठीक। फंक्शन क्या है? दे रिलीज हिस्टामाइन एंड अदर मीडिएटर्स फॉर इन्फ्लेमेशन, इट कंटेन्स हेपारिन एंड एंटीकोआगुलेंट, ठीक है। तो बेसोफिल का जो बेसिक फंक्शन क्या है? इट रिलीजेस हिस्टामाइंस, ये हिस्टामाइंस रिलीज करती हैं। हिस्टामाइंस बेसिकली क्या होती हैं? वेजोडाइलेटर्स होती हैं, पढ़ा हुआ है आपने ये सारी चीजें। हिस्टामाइंस क्या है? बेसिकली वेजो डायलेटर्स, ठीक है। रिलीज ऑफ हिस्टामाइंस, ये बेसिकली वेजोडाइलेटर्स होती हैं एंड अदर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इट कंटेन्स हेपारिन एंड एंटीकोआगुलेंट, ठीक है। तो हेपारिन और हिस्टामाइन है, इनका रिलीज ये बेसोफिल्स के द्वारा होता है। प्लीज याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत करिएगा ईओसिनोफिल्स से, ठीक है। ईओसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में हालांकि है मीडिएट करते हैं, पर बेसोफिल्स हैं वो जो कि हिस्टामाइंस रिलीज करती हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। कुछ बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूं सभी बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ईओसिनोफिल्स आर रिलेटेड विद एलर्जी, हिस्टामाइन इज आल्सो रिलेटेड टू एलर्जी। तो हिस्टामाइन का रिलीज ईओसिनोफिल के द्वारा हो जाएगा। ईओसिनोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज नहीं करती हैं, हालांकि दे मीडिएट इन एलर्जिक रिएक्शंस, और ईओसिनोफिलिया हो जाती है ड्यूरिंग एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस। लेकिन जो हिस्टामाइंस और हेपारिन का रिलीज है ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड है टू बेसोफिल्स, प्लीज याद रखिएगा ये, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहला आ गया साहब लिम्फोसाइट्स। देखिए कैसा न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। स्फेरिकल या इंडेंटेड न्यूक्लियस। यहां पे आपको बाइलोब्ड या मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिले थे, यहां पर आपको सिंगल लोब न्यूक्लियस है। स्फेरिकल एंड इंटेंडेड न्यूक्लियस, पेल ब्लू साइटोप्लाज्मिक, डायमीटर कितना है? 5 से 17 म्यूएम का, धीमे धीमे साइज में बढ़ती चली जाती है डेवलपमेंट के बाद। 1500 से 3000 सेल होती हैं एक 100 ml ब्लड, 1 डेसीलीटर या 1 क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। इनके डेवलपमेंट में काफी समय लग जाता है, आवर्स टू ईयर्स तक रह सकती हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये ईयर्स तक रह सकती हैं, याद रखिएगा इनका ये लाइफ स्पैन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है बेसिकली है। तो माउंट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय डायरेक्ट अटैक वाया एंटीबॉडीज, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो 12th में जब इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसमें जब इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तो दो तरह की CAIMS और AIMS, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यून सिस्टम, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो उसमें आप ये तमाम तरीके के लिम्फोसाइट्स का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मोनोसाइट्स पर। मोनोसाइट्स देखिए ये स्पेक्टिकल शेप, यू शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस इनका, ठीक है। ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्मिक, डायमीटर 14 से 24 mm का है। ये सबसे बड़ी सेल है। आप देखिए इसमें किसी में भी डायमीटर जो है 10 से 12, 10 से 14, 10 से 14, 15 से 17, इसमें 14 से 24। मैक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं इनको, ब्लड की मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट साइज में, ठीक है। नॉर्मल इनका नंबर कितने होते हैं? लगभग 100 से 700 सेल होती हैं 100 ml ब्लड में। इनके डेवलपमेंट में 2 से 3 दिन लगते हैं, जबकि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो महीनों की होती है। फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस एंड डेवलपमेंट इनटू अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स के रूप में, या बड़ी मैक्रोफैजर असेंबली ये बना लेती है कोइलीज करके, ठीक है।
तो ये बेसिकली इनका काम फैगोसाइटोसिस ही है और मैक्रोफेजेस का काम यही होता ही है, मोनोसाइट्स का बेसिकली। इसके अलावा एक फॉर्म्ड एलिमेंट और है प्लेटलेट, जिसको कि अपन भूल जाते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन प्लेटलेट के बारे में भी यहां पर इस चार्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है। थ्रोम्बोसाइट्स हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। आपको पता है आरबीसी यानी इरेथ्रोसाइट्स, अगर इसमें कमी आ गई तो उसको क्या कह देंगे, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। वैसे प्लेटलेट है तो अगर जैसे डेंगू बुखार है तो डेंगू में अगर इनके इस काउंट में लगभग जो कि 150,000 से लेकर के 400,000 के बीच में रेंज करता है, अगर इस रेंज में कमी आ जाती है, ड्रास्टिकली फॉल कर जाता है, 80 या उससे भी कम हो जाता है, तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देते हैं। इट कैन लीड टू स्मॉल स्पॉट्स ऑन द स्किन पे छोटे छोटे पर्पलिश स्पॉट्स की तरह दिखते हैं, पेटिकी कहते हैं उन स्पॉट्स को, दैट पर्पलिश स्पॉट्स, ठीक है। तो दे कैन बी सीन ओवर द स्किन अगर इनकी कमी हो जाती है तो दे कैन कॉज माइक्रो इंटरनल डैमेज, कैपिलरी डैमेज कर सकते हैं वो, अगर इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तो। इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल, अगर इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, अराउंड 40,000 या उससे भी कम हो जाती है, तो दे कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग एज वेल इन द कैपिलरीज। तो अब ये कैसी होती है प्लेटलेट, इनका शेप कैसा है, डिस्क्वाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं इनके, कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स, स्टेन्ड विद डीप पर्पल, डायमीटर 2 से 4 माइक्रोन का होता है, बड़ी छोटी होती हैं प्लेटलेट्स। बेसिक फंक्शन तो इनका आपको पता ही है कि दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि रिक्रूट करते हैं वेरियस काइंड ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम्स को और फैक्टर्स को एट द साइट ऑफ इंजरी। और इसके अलावा फिर वो इंजर्ड साइट को जब हील करना होता है तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स भी जो हैं वो इसी रप्चर्ड प्लेटलेट के थ्रू ही रिलीज होते हैं, तो दे आर ऑल मीडिएटर्स। फिर इनका डेवलपमेंट में 4 से 5 दिन लगता है, मेगा कैरियोसाइट्स इनका डेवलपमेंट है, लाइफ स्पैन इनका 5 से 10 दिन का होता है। बेसिकली दे सील द स्मॉल टीयर्स इन द ब्लड वेसल्स, इंस्ट्रूमेंटल इन ब्लड क्लॉटिंग। इनका मेन फंक्शन जो प्लेटलेट का है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। तो ये टोटल एक चार्ट जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मैंने आपके सामने बना दिया है, और मेरे ख्याल से आपको इन चीजों से ये पता चल गया होगा कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे न्यूट्रोफिल्स की, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो कैसे कैसे कॉम्प्राइज होती है इनकी, और इनकी किन किन कंडीशंस में बढ़ जाती हैं। जो काउंट है, जो ये काउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइटोसिस का मतलब होता है बढ़ जाना और पीनिया का मतलब होता है घट जाना। ये दोनों ऐसे सफिक्सेस हैं जिसका यूज बहुत किया जाता है, जैसे इरेथ्रोसाइटोसिस। तो इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब हो गया इरेथ्रोसाइट्स की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना, और इरेथ्रोसाइटोपिनिया जैसे अनीमिया, पीनिया का मतलब होता है कम हो जाना। तो ये छोटे मोटे सफिक्सेस हैं, तो आप जब मेडिकल में जाते हैं या उसकी तैयारी करते हैं तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की जानकारी, उसे रूट वर्ड कहते हैं। तो उस रूट वर्ड की अगर आपको जानकारी रहती है तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि बेसिकली व्हाट दे आर रेफरिंग टू, या उनका मतलब क्या होगा उस चीज से, इवन इफ यू एग्जैक्टली डोंट नो द थिंग, ठीक है। तो ये एक चार्ट हो गया इनके फंक्शन का। अब देखिए हम यहां पर क्या है, मैं क्लॉटिंग भी डिस्कस कर रहा हूं। क्लॉटिंग इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगर क्लॉटिंग कास्केड दिया हुआ है तो क्लॉटिंग कास्केड को हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि ये इवेंट्स क्या हैं क्लॉटिंग के, नंबर 1। नंबर 2, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली दिमाग से निकलने वाली चीज नहीं है, ये आपके दिमाग में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीडिंग ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या? पहली चीज ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि प्लेटलेट्स अगर वुंड में अटैच हो जाती हैं तो नॉर्मली क्यों नहीं अटैच होती हैं, और ऐसा क्या हो जाता है कि जब इंजरी हो जाती है तो ये अटैच होने लगती हैं। तो उसी चीज का यहां पर कई बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर नॉर्मली क्यों नहीं क्लॉट बन जाता है ब्लड के अंदर, ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसे रोका करती है। या कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर ऐसी कौन से इवेंट्स हैं कि अगर रप्चर हो जाए कोई आरबीसी तो उससे अगर कहीं पे टिश्यू डैमेज हो जाता है या कैपिलरी रप्चर कर जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से विच ट्रिगर्स द क्लॉटिंग। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने यहां पर उस चीज को लेकर आया हूं ब्लड क्लॉटिंग में। हालांकि बड़े सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, बड़े सारे एंटी कोआगुलेंट्स भी हैं जिनके बारे में आप जानते हो।
भाई हेपारिन है, सॉरी, हाँ हेपारिन है या हिरोडीन है या एनोफिलीन है या पेट्रोमाइजीन है, ये एनिमल डिराइव्ड एंटीकोआगुलेंट्स हैं, जैसे डाइकोमरिन है, विटामिन के, और तो विटामिन के इज हेल्पिंग इन द ब्लड कोआगुलेशन। तो इसके अलावा अगर सिंथेटिक एंटीकोआगुलेंट्स की बात करें तो उसमें ईडीटीए है या कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो ये बेसिकली चिलेट बना लेते हैं ब्लड के कैल्शियम के साथ। तो जो ब्लड थैली में रखा हुआ है, पाउच में रखा हुआ है, तो उसमें अननेसेसरली बहुत सारा प्लाज्मा नहीं रखते हैं। बेसिकली किसी पेशेंट को जिसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है तो उसको हमको आरबीसी चढ़ानी होती है। बेसिकली वी आर कंसर्न विद दिस आरबीसी, तो ताकि उसका अपना ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो रिस्टोर हो जाए, जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चलाएंगे तो ब्लड बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लूइड का जो बॉडी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा बॉडी में तो फिर वो अलग से दिक्कत करने लगता है। तो इसी वजह से बेसिकली व्हाट वी डू कि ऐसे छोटे छोटे जो ब्लड पाउचेज होते हैं उसके अंदर हम एंटीकोआगुलेंट्स डाल के रखते हैं, ताकि जो फ्री कैल्शियम है वो चिलेट स्टेट में रहे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, ईडीटीए या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ठीक है, तो ये बहरहाल ये सारी एक थ्योरी है। इसके अलावा ये इवेंट्स हैं विच फॉलो द क्लॉटिंग। सबसे पहला वेस्कुलर स्पाज्म, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे ही यहां पर रप्चर होता है तो स्मूथ मसल्स, आपको पता है कि जो आर्टरीोल्स या कैपिलरीज हैं दे आर लाइंड बाय स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जो कि सेरोटोनिन का भी फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है, द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इंजरी टू द लाइनिंग वेसल्स एक्सपोजेस द कोलेजन फाइबर्स। जैसे इंजरी होगी तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं। जब कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाएंगे ना तो प्लेटलेट की टेंडेंसी होती है उन एक्सपोज कोलेजन फाइबर से चिपकने की। सो दीज प्लेटलेट्स विल स्टार्ट अडहेरिंग टू देम। अब देखिए ये जो प्लेटलेट्स हैं इनकी अडहेरिंग दिखाई गई है किस तरह से इस डायग्राम में। उसके बाद देखिए ये कोलेजन फाइबर्स हैं, छोटे छोटे यहां पर दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में। फिर क्या हो रहा है, these platelets release chemical that make nearby platelets sticky। वो ये दो हैं, serotonins and thromboxanes A2 and adenosine diphosphate ADP। तो they release chemicals that make the nearby platelets sticky। तो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सेरोटोनिन जो होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन्स A2 इकोसिनोइड्स हैं बेसिकली सारे, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये तो बड़ा ही मतलब अल्टीमेट चीज है एडीपी, इसका रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स है स्टिकी हो जाती है। देखिए यहां पर अब क्या है, प्लग बनना शुरू हो गया है। दिस इज क्लॉट, दिस इज प्लग, जो ये बन रहा है, ढेर होना शुरू हो जा रही है, एग्रीवेटिंग। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स हैं। और आखिरी में जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, कोआगुलेशन। द फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेश दैट ट्रैप्स द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फॉर्मिंग अ क्लॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया है क्लॉटिंग कास्केड थ्योरी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अलग से पढ़ सकते हैं, दिस इज गिवन ऑन द बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि नहीं दिया हुआ है तो यहां पर मैं उस कास्केड को नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन हां ये है कि मैं आपको फैक्टर 9, 10 और 11 के बारे में ये बता सकता हूं कि हीमोफीलिया ए के लिए 9, हीमोफीलिया बी के लिए 10 रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 9th एंड 10th। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हीमोफीलिया ए एंड बी। ए के लिए 9th है और हीमोफीलिया बी के लिए 10th है। बस इतना ही जानिए, होती तो हीमोफीलिया सी भी है लेकिन अब वो उतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती। ठीक है, तो अब यहां पे एक छोटा सा चीज मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये उन बच्चों के लिए जो कि हमसे पूछते हैं कि नॉर्मली क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है। एज अ रूल्स दीज प्लेटलेट्स डू नॉट स्टिक टू ईच अदर ऑन ए स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर जब तक ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग स्मूथ रहेगी, प्लेटलेट्स आपस में कभी भी अडहेर नहीं करेंगे, कभी भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये रूल है। इंटैक्ट एंडोथेलियल सेल्स रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अ प्रोस्टाग्लैंडिन नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन, जिसकी वजह से चिपकती नहीं। इंटैक्ट एंडोथेलियल यानी अनरप्चर्ड यानी अनडैमेज्ड जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वो लगातार नाइट्रिक ऑक्साइड निकालती रहती है
और उसके साथ प्रोस्टासाइक्लिन का भी रिलीज करती रहती है जब तक इंटैक्ट है। अगर रप्चर हो गई तो नहीं निकालेगी। तो जो कंट्रोल करने वाला फैक्टर था वो नहीं निकलेगा क्योंकि रप्चर हो गई। जो इंटैक्ट होती है वो तो इन दोनों को निकालती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंजरी की वजह से वो इंटैक्ट नहीं रह गई तो जो ब्रेक लग रहा था, जो फोर्स इन दोनों फैक्टर्स को निकाल रही थी, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये प्लेटलेट को अडहेयर होने से रोकते हैं। तो वो फोर्स खत्म, और साथ में जो रप्चर्ड डब्ल्यूबीसी एंडोथेलियल सेल्स हैं वो क्या रिलीज करती हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से, थ्रोम्बोक्सिन्स और एडीपी, और कोलेजन वैसे ही एक्सपोज हो गया है। तो दीज ऑल फैक्टर्स लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन, कैलस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें थी, एंटीकोआगुलेंट से। कहिए तो मैं यहां नाम लिख दूं आपको। ठीक है, पेट्रोमाइजिन जो है आपको पता है लैम्प्रे से निकलती है। हिरुडीन जो है वो हिरुडोनेरिया ग्रैन्युलोसा लीच से निकलती है। एनोफिलिन एनोफिलीज मॉस्किटो की पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, उनके सलाइवरी ग्लैंड का रिगर्जिटेट है। और जो हेपारिन नेचुरल एंटीकोआगुलेंट हमारे ब्लड में पाया जाता है, बेसोफिल्स दे आर एट्रीब्यूटेड टू सिक्रीशन ऑफ द हेपारिन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जाननी है। डाइकोमिनिन और वारफेरिन, फिर मैं एंटीकोआगुलेंट्स के नाम लूं, और जो बच्चे नहीं सुन पाए हो, ईडीटीए इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये दो आर्टिफिशियल एंटीकोआगुलेंट्स हैं जिनको कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो जो विनाइल की थैलियां होती है पॉलीविनाइल की, उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, कूल करके रखते हैं। तो ये आर्टिफिशियल एंटीकोआगुलेंट्स हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम, लैंडस्टीनर ने सन 1900 में इस चीज को खोजा था। आइए इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो कि जान लें। हालांकि जानने के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू पीपल नो दिस थिंग। ये चार्ट बस मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि ब्लड ग्रुप सिस्टम एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर में ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ब्लड इनकॉम्पैटिबिलिटी पर नीट में सवाल आते भी हैं, तो इसी वजह से ये चीज मैंने यहां पर क्रैश कोर्स में रख दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्लड ग्रुप ए होगा किसी भी एलिमेंट का, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ये अगर ब्लड ग्रुप ए हो रहा है तो उनके में एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा एंटी बी पाई जाएगी, और एंटीजन जो होगा वो ए। तो यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीजन के नाम पे ही ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन एंटी ए जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाएगी वो एंटी ए। बी में एंटीबॉडी ए है और ए में एंटीबॉडी बी है। तो ये दो चीजें हैं, छोटी सी चीज है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, मैं तो रिक्वेस्ट ही करता हूं आप लोगों से। आप लोगों को लगता है कि चीजें आसान हैं, अच्छा है कि आसान लगता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है हालांकि, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप ए वाले को आपने बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या हो जाता है। रूले फॉर्मेशन एक वर्ड है, छोटी किताबों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सिलेबस है पर क्लास 8th में दिया हुआ है। रूले फॉर्मेशन एग्लूटिनेशन हो जाता है, सिक्के की तरह आरबीसी जो है एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो सरफेस एरिया इज ड्रास्टिकली रेड्यूस्ड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है आरबीसी की वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है उनके आपस में चिपक जाने की वजह से। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रूले फॉर्मेशन या एग्लूटिनेशन ऑफ द आरबीसीज ड्यू टू मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफर। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, भाई आपको ये तो पता है कि मल्टीपल एलील्स एंड को डोमिनेंस का एग्जांपल भी है। बाय जेनेटिक्स आप पढ़ते ही होंगे, तो आपको ये पता है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है मल्टीपल एलील्स एंड को डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो को डोमिनेंस का एग्जांपल आपको दिखेगा कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। याद रखने वाली बात यह है कि इनके में एंटीबॉडीज एक भी नहीं है, दोनों एंटीजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप में दो एलील हैं, कौन से दो एलील हैं, एंटीजन ए भी एलील है, एंटीजन बी भी एलील है, तो मल्टीपल एलील हो गया, और दोनों का डोमिनेंस भी शो होता है, इसी वजह से ब्लड ग्रुप ए भी एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से इसको को डोमिनेंस का एग्जांपल भी मान लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीजें आपने जेनेटिक्स में पढ़ ली होंगी, जस्ट बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स। फिर आ जाता है ब्लड ग्रुप जीरो, इसको ब्लड ग्रुप ओ भी रेफर करते हैं हम।
ओ रेफर कर रहे हैं, इसमें दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाएंगी और एंटीजन एक भी नहीं पाया जाएगा, नन। तो इसी वजह, अब आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप ओ को, चूंकि इसके में दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं, तो इसको सिर्फ ओ को ओ ही चढ़ाइए, क्योंकि दोनों तरीके की एंटीबॉडी है। तो चाहे ये एंटीजन हो, अगर एंटीजन बी है तो उसको ये एंटीबॉडी बी मार देगी, अगर एंटीजन ए वाला चढ़ाएंगे तो उसको ये मार देगी। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, और जबकि ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें चूंकि एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है प्लाज्मा में, तो ये इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। भाई एंटीबॉडी है ही नहीं है, मजे में चढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो ये ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी पर आपसे हो सकता है कि सवाल पूछे, तो इस तरह के सवाल हैं। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सारी चीजें पता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया। डोनर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एंटीजन कोई है ही नहीं, तो एंटीजन नहीं है कोई भी, तो ना एंटीबॉडी बी मार पाएगी ना एंटीबॉडी ए मार पाएगा, इसमें तो वो है ही नहीं एंटीबॉडी, तो ये तीनों को दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं उसको, ठीक। अब चूंकि एनसीईआरटी में चीज दी हुई है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का नाम दिया हुआ है ना उसमें, तो हमने यहां पर उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। कई बच्चे जो होते हैं इतने बड़े पैराग्राफ को सुन समझ नहीं पाते कि हुआ क्या एक्चुअली में, तो उसके लिए एक डायग्रामेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, किसी भी बच्चे को यह चीज समझ में आ सकती है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर इरेथ्रोब्लास्टोसिस का कोई फिनोमेना कैरी करना है या होना है किसी भी पेशेंट को, अगर होना है तो उसको RH नेगेटिव होना होगा, मदर को RH नेगेटिव होना होगा। मदर अगर RH पॉजिटिव है कोई, तब तो कुछ होएगा नहीं, कोई इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का फिनोमेना देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मदर को RH नेगेटिव होना पड़ेगा, नंबर 1, पहली चीज ऐसी है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में दिया हो तो आप कहीं देख लीजिए कि RH पॉजिटिव मदर दिया है, तो उस ऑप्शन को पूरा पढ़िए ही मत, समय बच गया आपका। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को समझने के लिए। तो कुछ बच्चे अब जो क्रैश कोर्स में है वो शायद कहें कि पॉजिटिव नेगेटिव सर नहीं बता रहे हैं, RH पॉजिटिव या रीसस फैक्टर है क्या? तो भाई कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ब्लड ग्रुप के ऊपर एक एडिशनल उसकी ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है, तो अगर कवरिंग प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव, ठीक है। वो छोटा सा एक ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग होती है उनके आरबीसीज पर, ब्लड कार्पल्सेस पर। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में भी इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है, यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव भी दे सकता है, ठीक है। एंड दिस थिंग स्टैंड्स अलोन एक्सक्लूसिव ऑफ द ब्लड ग्रुप, यानी ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव कोई देगा, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव कोई देगा, ऐसे भी है, ठीक है। हाउ डिड द RH हेमोलिटिक डिजीज डेवलप, किस तरह से होता है ऐसा? देखिए सीक्वली है, मान के चलते हैं RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है यहां पर। तो अब क्या है कि RH नेगेटिव मदर थी, उसके अंदर RH पॉजिटिव बच्चा पैदा हो रहा है, पल रहा है उसके वूम्ब में, ठीक है, RH पॉजिटिव बेबी, ठीक। RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स एंटर द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, कब? ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जब प्लासेंटा डिटैच होती है ना बेटा, पार्चुरेशन जब बेबी का इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा होता है तो प्लासेंटा डिटैच होती है, जब प्लासेंटा डिटैच होती है उसी समय मिक्सिंग होती है। जब तक बच्चा पेट में पल रहा है तब तक कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी बेटा, ये चीज याद रखिएगा, ये पता है ना आपको, ये चीज तो एम्ब्रियोलॉजी रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, तब तक मिक्सिंग नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जब प्लासेंटा डिटैच होती है तब जाके कहीं बेबी का ब्लड जो होता है मदर की ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो ये जो तीसरा दिया हुआ डायग्राम, RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स एंटर द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, तब एंटर कर गई, ठीक, ये दिया हुआ है। अब चौथी स्टेज में दिस इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज। अब मदर के अंदर RH की एंटीबॉडी डेवलप हो गई, पहले नेगेटिव थी तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव साइन यहां आ गया
तो अब इसके अंदर दैट इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी। कहते हैं कि मदर का ब्लड सेंसिटाइज हो गया टुवर्ड्स दिस RH पॉजिटिव सेल्स। कहां से आई थी ये? इस RH पॉजिटिव बेबी से एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो अब इस RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी मदर के बॉडी में बन गई। अब क्या होगा? कई महीनों बाद, मंथ्स लेटर, एक बार एंटीबॉडी बन गई तो बन गई। नाउ दिस RH एंटीबॉडीज रिमेन इन द मदर्स ब्लड स्ट्रीम। कई महीने बाद ये जो एंटीबॉडी सेंसिटाइजेशन की वजह से बनी थी, ये अब मदर के ब्लड में हमेशा, मदर को कोई नुकसान नहीं उस चीज से, बस एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक, अब क्या होगा? सेकेंड चाइल्ड, अब एक चाइल्ड तो पैदा हो गया, दिस वॉज द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड विच वॉज नॉर्मल। लेटर प्रेगनेंसी विद अगेन, अब फिर से अगर RH पॉजिटिव बेबी आ गया तो RH एंटीबॉडीज विल नाउ अटैक दिस RH पॉजिटिव बेबीज ब्लड सेल्स कॉजिंग द RH डिजीज। अब ये जो एंटीबॉडी बन गई थी, ये नीले रंग की है ना, दिखा रहे हैं ये नीले रंग से, ये आकर के डिस्ट्रॉय कर देंगे RH पॉजिटिव बेबी को, ये लड़ाई कर लेंगे, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, ये उस पूरे डायग्राम उस पूरे पैराग्राफ का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, RH फैक्टर इनकॉम्पैटिबिलिटी, उस पूरे के पूरे डायग्राम का ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम एक्सपर्ट्स जो हैं ये डिजाइन करके आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपका टाइम बचे। इस डायग्राम को खाली देख लीजिए आप, चीजें क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। ठीक है, थैंक यू।